उमा जी ने भारतीय जनता पार्टी की 5 प्रमुख बातें तो बता दी, लेकिन खुद उमा जी के लिए क्या प्राथमिकता है, आइए शुरुआत करते हैं उस पर। उमा जी, मध्य प्रदेश की राजनीति एक तरह से करते करते आप उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई, लेकिन अब क्या आपका विचार है? मध्य प्रदेश की राजनीति के बाद में उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना, ये तो बहुत अच्छी बात थी मेरे लिए जी। क्योंकि लोकसभा का चुनाव कोई नेता किसी भी राज्य में लड़ सकता है, क्योंकि लोकसभा जो होता है वो केंद्रीय मुद्दों पे होता है जी। लेकिन विधानसभा का चुनाव दूसरे राज्य में जाके जीत जाना, ये बहुत दुर्लभ बात है भारत की राजनीति में। क्योंकि विधानसभा का चुनाव लड़ने का मतलब होता है लोकल लेवल पे आपकी लीडरशिप स्वीकार हो गई जी। तो वो दूसरे राज्य के व्यक्ति को तो लोग स्वीकार नहीं करते ना विधानसभा के चुनाव में। ये शायद मुझे तो लोगों ने बताया गया कि ऐसा पहले हुआ ही नहीं जी। सिवाय नारायण दत्त तिवारी जी के, कि वो पहले उत्तर प्रदेश के थे, फिर वो उत्तराखंड में गए। उत्तराखंड जी। लेकिन पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, वो उत्तराखंड से ही विधायक होते थे पहले भी जी। तो इसलिए ये तो एक अजीब सी बात हुई है और मैं इसको भगवान का वरदान मानती हूँ कि ऐसा हुआ। लेकिन उमा जी, अगर राजनीतिक स्तर की बात करें तो अभी 5 राज्यों के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, आपकी प्राथमिकता कहाँ होगी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? जो राजनाथ जी तय कर देंगे। मैंने ये विषय, राजनीतिक विषय पे क्या है, देखिए मैं झूठ तो बोल नहीं पाऊंगी, 5.5 साल में पार्टी से बाहर रही जी। अभी जो स्थितियां हैं उसमें हमारा कंफर्ट लेवल बहुत नहीं है जी। क्योंकि मैंने आइडियोलॉजिकली हिट किया है पार्टी को, और पार्टी में भी कई बार मुझ पर पर्सनल अटैक हुए हैं जी। खास करके मध्य प्रदेश में जी। और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी जिस प्रकार के मेरे ऊपर केस वगैरह बनाए, लूट के, डकैती के, वो आज तक है वो केस मेरे ऊपर 307 के जी। तो इसलिए ऐसी स्थितियों में ऐसा तो है नहीं कि हम अचानक झूठ बोलने वो कहें कि हो थिंग्स आर वेरी गुड, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए मैंने ये तय किया कि हम ये सारी चीजें राजनाथ जी पे छोड़ देते हैं। भाजपा में आना एक बहुत कठिन फैसला था क्योंकि मैं तो एनडीए में आना चाहती थी जी। लेकिन अडवाणी जी उसके लिए राजी नहीं थी जी। अडवाणी जी का कहना था कि अगर तुम मेरी मानती हो तो या तो तुम राजनीति छोड़ दो और समाज में काम करो, और राजनीति करनी तो भाजपा के अलावा कहीं मत करना, क्योंकि हम भी तुमको मारेंगे और कांग्रेस भी तुमको मारेगी। यही मुद्दा है। जिस तरीके से पार्टी से आपने अपने आप को अलग किया था, उस पर आपने कभी खुल के वैसी बातें की नहीं। आडवाणी जी के साथ आपकी कोई कटुता हो, ऐसा संभव नहीं होता, प्रतीत नहीं होता, कम से कम हम लोग नहीं समझ पाते। ऐसी क्या बात थी जिससे आप पार्टी से इतनी बुरी तरीके से रुष्ट हुई थी? वो बात खत्म हो गई बाहर कहने की जी। मुद्दे तो कभी खत्म होते नहीं जी। लेकिन अब मैं पार्टी के अंदर हूँ तो पार्टी के अंदर ही डिस्कस करूंगी, बाहर नहीं बोलूंगी। बस एक बात मैं कह सकती हूँ कि जब मैं भाजपा से अलग हुई, वही मेरी ताकत थी, उसी ने मुझे नुकसान किया। मैंने हिंदुत्व पर समझौता नहीं किया। अगर मैं उस पर समझौता कर गई होती, जैसे ममता बनर्जी वो बारी बारी से बदल लेती हैं, कभी यूपीए के साथ, कभी एनडीए के साथ, खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, 23% मुसलमानों की चिंता रहती है। ये बताइए कि आपने बहुत ईमानदारी से कहा, और जो कि आपकी नियति भी है, आप हमेशा चीजों को साफ गोई से सामने रखती हैं। आपने कहा कंफर्ट लेवल नहीं है। कुछ एक नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में जिनको लेकर हमेशा थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तमाम लोकप्रिय नेताओं में रहा है। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो माने जाते हैं तथाकथित तौर पर कि ये आडवाणी खेमे के हैं या नहीं, हो तो आप ज्यादा बेहतर जानती होंगी, लेकिन इनको लेकर दिक्कतें रहती हैं। आपके हिसाब से आप इन्हें किस तरीके से आंकती हैं? ये मेरी ही पार्टी के लोग हैं जी, इसलिए मैं तो सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी इन पे। आप इनसे इंटरव्यू करिए, इनसे पूछिए, मुझसे मत पूछिए। लेकिन क्या इन लोगों को मैं लेकर इतनी ऑनेस्ट और कैंडिड हूँ कि मैं घुमा फिरा के उत्तर दे नहीं पाऊंगी और सीधा उत्तर मैं दे नहीं सकती हूँ, तो मैं नहीं दूंगी। लेकिन क्या इन लोगों की वजह से जो पार्टी के लोकप्रिय चेहरे हैं, जो आज जहां खड़े हो जाते हैं वहां जनसभाएं शुरू हो जाती हैं, उनके अस्तित्व पर हमेशा खतरा पड़ा रहता है? क्या ये अपनी दुकान चलाने के लिए आप सरीके नेताओं को किनारे या हाशिए पर कर देते हैं? मेरे को ऐसा नहीं लगता। जब मैं 5.5 साल के बाद पार्टी में वापस लौटी, और वापस लौटने के बाद जब मैं भोपाल के कार्यालय में पहुंची उपाध्यक्ष बनने के बाद, तो आप भोपाल के कार्यालय का सीन तो फिर वहीं के लोगों से पूछिएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति जनता के हृदय में जगह बनाए होता है, कितने भी साल गुजर जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, गड्ढे में हीरा भी दबा होगा, वो कोयला भी, आप 20 साल बाद भी निकालिएगा तो हीरा हीरा ही निकलेगा, कोयला कोयला निकलेगा। ये इस तरह की बात कही जाती है कि बहुत कंफर्ट लेवल आपके और शिवराज जी के बीच में भी नहीं है। ये गलत है, यहाँ गलत है जी। व्यक्तिगत कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि जब मैं पार्टी से बाहर निकली तो उसमें शिवराज का कोई रोल नहीं हो सकता था। उनकी स्थिति ही ऐसी नहीं थी कि वो कोई रोल निभा सके जी। और जो भी कुछ था वो जिस व्यक्ति के साथ था वो अब है नहीं जी। मतलब जो सामने जो खड़ा था मेरे, बिल्कुल, तो इसलिए उसकी चर्चा ही नहीं करिए आप, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं। अब जरा कांग्रेस की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी, ऐसा बहुत सारे लोग चाहते हैं कि 2014 के चुनाव हो जाएं।
आपकी नजर में क्या ये कंपैरिजन वाकई में सही है? एक पलड़े पे राहुल गांधी, दूसरे एक पलड़े पर नरेंद्र मोदी। वो हो नहीं सकता ना कंपैरिजन, क्योंकि राहुल तो अभी गवर्नेंस में रहे ही नहीं, मुख्यमंत्री तो छोड़िए, वो कहीं मंत्री ही नहीं रहे, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। आप किसी परिवार में पैदा हुए इसलिए आप किसी के मुकाबले पे खड़े कर दिए जाएं, ये ठीक है, मीडिया कर देगा ऐसा, लेकिन वोटर के मन में ये कंपैरिजन नहीं होगा। वोटर के मन में कंपैरिजन होगा जो सरकार में है, शासन में है, उनसे होगा ना। कांग्रेस पार्टी के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि कर्नाटक की जीत राहुल गांधी की वजह से हुई। पंजाब में जिस तरीके से हालांकि हार की बात सामने आ गई थी, लेकिन पहले जो बन रहा था माहौल वो राहुल गांधी, हिमाचल प्रदेश राहुल गांधी, दिल्ली की सरकार राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश में जो तथाकथित तौर पर किसानों का मुद्दा राहुल गांधी, अभी भी जो फूड सिक्योरिटी बिल है उसका भी श्रेय कहीं न कहीं राहुल गांधी को ही नहीं दिया जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, एक चुनाव जब आप बोल रहे थे तभी मेरे दिमाग में आया, मेरा दिमाग बहुत फास्ट काम करता है जी। मैं आपको अपनी एक बात बताऊं, मतलब मेरे को लगता है मैं पहली बार बोल रही हूँ मीडिया में ये बात जी। मेरे हाथ और दिमाग का भी इसलिए बैलेंस नहीं, मैं लिख नहीं सकती, मुझे डिक्टेशन देना पड़ता है, वो भी शॉर्ट हैंड को, क्योंकि दिमाग तेज चलता है, हाथ उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर पाता है। तो मैं अब आपको बता रही हूँ, जब आपने कहा तो मुझे तुरंत ध्यान है, अयोध्या आंदोलन के बाद चुनाव हुए 6 दिसंबर के बाद जी। सब मान के चल रहे थे कि हमारी सरकारें डिसमिस हुई हैं तो लोगों की सिंपैथी हमारे साथ होगी जी, और हम सब जगह वापस लौटेंगे, हिमाचल में लौटेंगे, राजस्थान में लौटेंगे, मध्य प्रदेश में लौटेंगे, उत्तर प्रदेश में लौटेंगे। हम उत्तर प्रदेश में हार गए जी, हम मध्य प्रदेश में वहाँ कांग्रेस ने सरकार बनाई जी, हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार बनाई, राजस्थान में भर हम वापस लौट पाए। उस समय पे सिर्फ नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर थे और कोई नेहरू गांधी परिवार का कहीं लेना देना नहीं था, ये डोल ड्रम में पड़े हुए थे। तब कांग्रेस की तूती बोल गई। तो आपके अगर कांग्रेसी विचार, इसलिए तो मैंने कहा ना, जैसे मैं राहुल को देखती हूँ तो राहुल को लेकर मुझे कोई रिएक्शन नहीं होता, कांग्रेस को लेकर होता है कि मुझे बहुत तरस आती है फिर कांग्रेस के ऊपर कि इन विचारों का कितना बुरा हाल है। और मनमोहन सिंह को देखने के बाद आपको क्या लगता है? व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ जी, और मैं कह सकती हूँ कि उनका जो बिहेवियर है वेरी फाइन और बहुत ही डिसेंट आदमी है वो, और मैंने जब भी उनसे मिलने का समय मांगा उन्होंने मुझे हमेशा समय दिया, लेकिन वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर असफल हो गए हैं और वो संभाल नहीं सके इस देश को, क्योंकि देश का जो मुख्य आधार था वो अभी अर्थव्यवस्था थी जी। और अर्थव्यवस्था की जो जमीनी हकीकत है, जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति अर्थशास्त्री हो तो इस चीज को समझे। इस चीज को मुझे लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आज की स्थिति को किसान, मजदूर और गृहिणी, ये 3 सफर किए हैं इस अर्थव्यवस्था में। अगर सर्वाधिक नुकसान किसी सेक्टर का हुआ तो एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर का हुआ, एक गृहिणी का हुआ है क्योंकि परिवार को जिम्मेवारी चला रही, और एक मजदूरों का हुआ है बहुत बड़ा, क्योंकि उनके रोजगारों पे प्रहार हुए हैं बड़ी कंपनियों के आने से। इस चीज को समझने के लिए किसान, मजदूर और गृहिणी का होना बहुत जरूरी था, इसमें वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या आपको लगता है कि सोनिया गांधी भी किसी के इशारे पर चल सकती है? नहीं, जब हम रिमोट कंट्रोल की बात करते हैं तो फिर इंटरनल सिस्टम में दे आर मेनी रिमोट कंट्रोल पीपल, और हमें पता नहीं कि उसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। जैसे कितनी बातें रिवील हुई इंदिरा गांधी के समय की, कि रूस में क्या हुआ, चुनाव के लिए पैसे मिले, हुआ ना, खुला ना, वो ऐसे खुलासे हुए जो उस समय नहीं मालूम थे। इसका मतलब ये तो खुल गया, और उस चीज को कंट्राडिक्ट नहीं कर सके कांग्रेस के लोग कि इंदिरा जी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में था। तो इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते इस विषय पे। मैं इतना कह सकती हूँ कि वो परफॉर्म नहीं कर सकी जो एक प्राइम मिनिस्टर को करना। तो मैं आज, हो सकता है आप देखा है, हो सकता है इसको एडिट कर दें, मैं आज भी कहूंगी कि मनमोहन सिंह जी को देश से माफी मांग के रिजाइन कर देना चाहिए, ये कह करके कि मैं अच्छा नहीं कर सका, मैं खुद भला आदमी था लेकिन मेरी भल मानसिक जो थी वो बुराई से लड़ नहीं सकी, मैं एक असफल प्राइम मिनिस्टर था, मैं देश से माफी मांगता हूँ, कह के रिजाइन कर देना चाहिए। सोनिया गांधी जी के बारे में आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि वो अभी भी एक इटालियन महिला की तरह ही व्यवहार करती हैं या वो पूरी तरीके से भारतीय बन चुकी? महिला तो महिला ही होती है जी, इसलिए इटालियन और भारतीय स्टाइल का मेरे को बोलते नहीं बनता। और जो बात मैं जब देशी विदेशी की कहती हूँ ना, तो उसमें मेरे मन में ये नहीं होता है कि वो सोनिया गांधी के कोई सोने राम भी होते ना, तब भी मैं ऐसे ही बोलती। वो एक मुद्दा है आइडियोलॉजिकल सिद्धांततः, आप समझ गए ना, वो किसी के अगेंस्ट नहीं है, वो एक मुद्दा है जिसको मैं मानती हूँ। बाकी मैं उनके एक महिला के तौर पर उनको एक भद्र महिला मानती हूँ, लेकिन पॉलिटिशियन के तौर पर मैं उनका आकलन ही नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उनकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है इस देश में। बट कांग्रेस पार्टी राहुल के बारे में कह रही, वही मैं सोनिया के बारे में। कांग्रेस पार्टी तो मानती है कि जो तमाम चुनाव जीतते हैं वो सोनिया गांधी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शा की वजह से ही होता है, ये तो कांग्रेस पार्टी मानती है। अभी तक कांग्रेस तो कोई चुनाव जीती ही नहीं ना, कुछ जगहों को छोड़ के। अभी तो ये तो यूपीए की सरकार है जी, और जब यूपीए के घटक दल चुनाव लड़ रहे थे तो उन्हें कभी नहीं कहा था कि सोनिया गांधी के नाम पे वोट दीजिए। जितने भी लोग आज जो, क्या मुलायम सिंह ने सोनिया गांधी के नाम पे वोट मांगे थे? क्या मायावती ने सोनिया गांधी के नाम पे वोट मांगे? क्या करुणानिधि ने सोनिया गांधी के नाम पे वोट मांगे हैं? घटक दलों से तो पूछिए कि आपने किसके नाम पे वोट मांगे थे, उन्हें नहीं मांगे इनके नाम पे वोट। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूँ।
पिछले 2-2.5 साल में देश में कई तथाकथित तौर पर जन आंदोलन सामने आए। मैं उन्हें तथाकथित इसलिए कहता हूं कि जन आंदोलन है या नहीं ये कह पाना या तय कर पाना शायद पत्रकारों का काम नहीं है। अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में ये सब तमाम चीजें सामने आई। उसके बाद अन्य लोग अलग अलग दिशाओं में भटकते हुए दिखाई दिए। इस पूरे माहौल को देखते हुए आपको क्या लगा? क्या भारत में असंतोष इस तरीके से बढ़ चुका है कि जन आंदोलन की अब यहां पर जगह बन रही है? क्या आपको लगा कि अन्ना हजारे एक अच्छा नेतृत्व नहीं दे पाए या चैनलाइज नहीं कर पाए, या आपको लगा कि उनके साथ जुड़े लोग उस तमाम जन सैलाब को संभालने में सक्षम नहीं थे? अन्ना के पूरे आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था कि पॉलिटिशियंस को दूर रखो, ठीक है। अन्ना के पूरे आंदोलन की क्रीम थी अरविंद केजरीवाल, और अंत में अरविंद केजरीवाल ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, इसलिए अन्ना की हार तो वहीं हो गई जी। उनके जो पूरे आंदोलन के पुरोधा थे, उनके आंदोलन की जान जो अरविंद केजरीवाल थे, पॉलिटिशियंस को अलाउ नहीं करो, चाहे वो हम पूरी शराब पी करके आ जाए और मंच पे गालियां दे, वो चलेगा। नेता चोर हैं, लेकिन जो अभिनेता टैक्स चुराते हैं, बदमाश, वो जो है वो हीरो हैं, उनको मंच पे आने दो, उनको आने दो। प्रोड्यूसर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स, उनको आने दो, जबकि सबसे बड़ी चोरी वो करते हैं। और कई तो फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे लोग हैं जिनके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के साथ में भी रहते हैं, वो सब चलेंगे लेकिन नेता नहीं चलेंगे। तो अन्ना ने इतना हाइप कर दिया जी। और उसका परिणाम क्या निकला? उसमें से निकला अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल में से निकली आम आदमी पार्टी। मतलब अंत में ये स्वीकार करना पड़ेगा अन्ना को कि पॉलिटिकल सिस्टम को आप नकार नहीं सकते हैं, आपको भी अंत में पॉलिटिकल सिस्टम का ही सहारा लेना पड़ा। तो इसलिए मैं तो अन्ना को बहुत मानती हूँ, अन्ना से मेरे व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे संबंध भी रहे। लेकिन उस दिन तो दिल्ली में बहुत बड़ा ड्रामा हुआ, जिस दिन, क्योंकि मैंने खुद देखा वो एनजीओ लोगों ने वो ड्रामा कैसे किया। मैं तो नहीं जा रही थी उनके यहाँ, आपको पता होगा जब मैं वहां गई, लेकिन अन्ना ने चूंकि माफी मांग ली थी, और अन्ना ने मुझे लगता है पूरे जीवन में एक ही व्यक्ति से माफी मांगी होगी, मुझसे, क्योंकि मैं अन्ना से कम नहीं हूँ। और किसी भी एनजीओ वालों को भी मैं न्यूज नेशन के द्वारा कहूंगी कि मुझे अन्ना से कम समझने की गलती नहीं करना, इसलिए अन्ना को माफी मांगनी पड़ी थी मुझसे। हमने अन्ना जी से बात की न्यूज नेशन पर, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो आहत है। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिसके जरिए आप किसी के दिल में झांक कर देख सकें कि उसके दिल में साफ कोई है या नहीं, और ये जवाब उन्होंने अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में दिया था। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये जो पूरा स्टेज मैनेज होना, अन्ना को एक्सप्लॉइट करना, ये तमाम चीजें, इसके पीछे कहीं अरविंद केजरीवाल या ये कॉकस तो आपको नहीं लगा? नहीं, मुझे अरविंद केजरीवाल बुरा आदमी नहीं लगता जी, ये भी मैं आपको बताऊं। मैं उस दृष्टि से नहीं कह रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि आपने जो बेसिक बात कही थी जी कि पॉलिटिक्स ठीक चीज नहीं है, पॉलिटिशियंस ठीक नहीं है, हीरो चलेंगे शराब पिए हुए, फिल्म प्रोड्यूसर्स चलेंगे जो अंडरवर्ल्ड से मिले हुए हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस चोर हैं, खराब हैं सबके सब, और अंत में आप उसी जमात में शामिल हो गए। तो इसका मतलब ये निकला कि आपने हार मान ली। और इस पूरे जन आक्रोश के विफल होने की अगर जिम्मेदारी किसी के ऊपर आपको लगता है होनी चाहिए, तो किस पर होनी चाहिए? मुझे नहीं लगता है कि वो विफल हुआ है, हार हुई है, शिकस्त हुई है एक मुद्दे पर जी। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो आंदोलन कभी विफल होगा नहीं, वो चलेगा। अन्ना आज भी जब न्यूयॉर्क गए तो आप देखिए किस तरह से उनका क्रेज हुआ। अरविंद केजरीवाल का जो भी है एक आधार तो है, मैं तो अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर, सिंसियरिटी पर कभी शक भी नहीं करती हूँ। हम वैचारिक रूप से विरोधी हो सकते हैं राजनीतिक तौर पर, क्योंकि अब उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है और उनको असलियत समझ में आ गई ना, जब विजय चौक पर उनको घुसने नहीं दिया लड़की लड़कियों ने, तो उनकी समझ में आ गया कि अब मैं आम आदमी नहीं हूँ, आम पॉलिटिशियन हूँ। हाँ, उस समय वो आम आदमी थे, अब वो आम पॉलिटिशियन है, तो उनके साथ वही होगा जो आम पॉलिटिशियंस के साथ होता है। बिल्कुल उमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए, और बहुत बेबाकी से आपने कुछ सवालों का जवाब दिया, और कुछ के बारे में आपने कहा कि आप कमजोर हैं, जो कि पहली बार आप कह रही हैं, जो कि अपने आप में शायद पहली बार हो सकता है। बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए।